पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम चर्चा करेंगे पर्यावरण की जो चिंताएं हैं देश और दुनिया में उसको लेकर के। सबसे बड़ी चिंता जो आम लोगों को होती है वो बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और बहुत ज्यादा बरसात होती है। इन दिनों देश के अंदर स्थिति ये है कि प्री मानसून के तौर पर तमाम सारा महाराष्ट्र के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ सालों में कभी वर्षा होती है, वहां पर भी लगातार 7-7 दिन तक वर्षा देखने के अंदर आ रही है। तमाम सारी जगह जो है पानी के भराव की जो है शिकायतें मिल रही हैं। दूसरी तरफ जो लू चलने का है, उस लू चलने से मौतें भी उसकी खबर भी आ रही है। ये तो भी अपने पराकाष्ठा पर है। और सबसे ज्यादा चिंता करने वाली जो चीज है कि दुनिया में जो युद्ध का वातावरण बना हुआ है, उसमें जो गोला बारूद फेंके जा रहे हैं, वो किसी एक देश पर तो हमला होता है लेकिन उसका असर पड़ता है पूरी दुनिया पर। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम अपनी चिंताओं पर आज बात करेंगे और उसके लिए वो बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पर्यावरणविद डॉक्टर स्वामी दत्ता जी। आपका स्वागत है दत्ता जी। हमारे साथ द क्लाइमेट एजेंडा के संस्थापक एकता शेखर जी हैं। एकता शेखर जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ है डॉक्टर सुनीलम। डॉक्टर सुनीलम, आप चर्चा को आगे बढ़ाइए। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, ये जो पूरा पर्यावरण दिवस है सब जगह पर मनाते हैं और उसी दिशा के अंदर विकास की नीतियां बनाने का काम करते हैं जिससे कि पर्यावरण पूरी तरीके से बर्बाद होता है। लेकिन है तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि अगर मानव सभ्यता ही नहीं बचेगी तो फिर क्या विकास होगा और क्या हम लोगों का भविष्य होगा। तो ये मुद्दा लेकिन कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाता, राजनीतिक एजेंडा में आज तक नहीं आ पाया। ना तो सरकारी पक्ष और ना विपक्ष कभी भी इसे एजेंडा पे नहीं ला पाया। इसका क्या कारण मानते हैं? जी सर, अभी आपने कहा सभ्यता। सच बात तो यह है कि यह जो सभ्यता का विकास है, जो विनाश की बुनियाद पर खड़ा है, यही सारी समस्या की जड़ है। सभ्यता और संस्कृति दो चीज होती है। हम संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं और हम सभ्यता की तरफ अंधी दौड़ हम दौड़ते चले जा रहे हैं। और इस सभ्यता के विकास का जो सबसे ज्यादा बाजा बजाता है और उसका इवेंट करता है, वही करता है जो इसके विनाश में सबसे ज्यादा सहभागी है। अगर आप अगर आप नीचे उठा के देखें, स्थानीय स्तर से लेकर के और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जितने लोग पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए, पर्यावरण को संकट में डालने के लिए सन्नद्ध रहते हैं, वही ज्यादा हल्ला मचाते हैं। जल प्रदूषण हो गया, इतना पानी किसान ले रहा है, उसकी वजह से पानी खत्म हो रहा है। और ये औद्योगिक कचरा कौन डालता है? ये सभ्यता के विकास वाले लोग डालते हैं। पानी उससे गंदा हो रहा है। सड़कें बनना शुरू होंगी क्या साहब? ये तो विकास के लिए बहुत जरूरी है। और विनाश की पृष्ठभूमि, विनाश की बुनियाद पर सड़कें बनती हैं। तो सड़कें बनेगी तो पहला काम यही होगा कि कितने आप पेड़ ज्यादा से ज्यादा काट सकते हो। अडानी जी अपना जाएंगे हसदेव अरण का वो पूरा विकास कर रहे हैं, कोयला निकालने के लिए जाएंगे, तो उनका पर्पज ये नहीं है कि वहां पर्यावरण का क्या होगा। ये सबसे पहले उसका पेड़ काटना शुरू करेंगे और पेड़ बेच करके कालो अपना मालो माल होगी। तो फल ये होता है कि जो गरीब आदमी है, जो प्रकृति का संरक्षण करता है, प्रकृति का संरक्षण मतलब पर्यावरण का संरक्षण होता है। जो भी लोग उसमें अपना योगदान देते हैं, उन्हीं को दोषी बना दिया जाता है, उन्हीं को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। किसान ये बहुत बदमाश है, पराली जलाता है और अपना पेड़ काटता है, अपने लिए वो सिंचाई के लिए पानी ज्यादा निकालता है। तो फल ये होता है कि ये जितने पाश्चात्य देश है, सबसे बड़ा प्रदूषण का जो जनक है वो तो हमारे हथियार है, हमारे युद्ध है। और अगर उसका उत्पादन ही बंद कर दिया जाए तो फिर आप क्या हल्ला मचाया जाएगा साहब कि दिवाली में पटाखे बहुत फोड़े जाते हैं, अपना उसकी वजह से पर्यावरण हो जाता है। अरे जो सालों साल लगातार दुनिया के पैमाने पर हथियार यूज हो रहा है, बम फोड़े जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है? और इसकी वजह से जब तापमान बढ़ता है, हम तमाम लोग आपने जगह एसी चलाते हैं और फिर ऊर्जा का जो हम प्रयोग करते हैं, या पहाड़ों पर जो हम सीधे सीधे हेलीकॉप्टर उतार रहे हैं, जहाज उतार रहे हैं, उससे जो ध्वनि प्रदूषण होता है, जो एयर पोल्यूशन होता है,
इन सारी वजहों से हमारा ग्लेशियर पिघल रहा है। हमारा ग्लेशियर पिघल रहा है तो वो पिघल कर कहाँ जाएगा? तो यह जो चीजें हैं, तो यह जो इवेंट किया जाता है पर्यावरण दिवस, यह कहीं न कहीं से एक हौवा खड़ा करके कि यह पर्यावरण का दोहन करने वाले लोग कितना चिंतित है पर्यावरण के लिए, वो अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और उसके लिए वो बाकायदे पैसा भी करते हैं। पैसा खर्च इसलिए नहीं करते कि पर्यावरण का वो संरक्षण हो, वो पैसा इसलिए खर्च करते हैं कि उनका बड़ा नाम जी हो जाए कि ये बहुत काम कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, एकदम शहीद हुए जा रहे हैं, अपनी सारी दौलत लुटा दे रहे हैं। अच्छा, जबकि अपने उस तमाम लाभ का एक अंश निकाल करके आरोपियों और उसके विज्ञापन के लिए करते हैं और उनके उस विज्ञापन का भी मकसद अपने बिजनेस को बढ़ावा देना होता है। तो कुछ जो होता है जी करके यह जो पर्यावरण का संकट है, इवेंट है, इसका सारा मामला, इसके लिए दोषी हमारे सभ्यता का विकास क्रम है जो विनाश की बुनियाद पर खड़ा है। और जब तक इस पर चेक बैलेंस नहीं होगा, लेकिन उस पर चेक किसको करेगा कौन? नहीं, ये गरीब आदमी तो उसको कर नहीं सकता है, किसान तो कर नहीं सकता है, नहीं ये मजदूर तो कर नहीं सकता। मजदूर तो चिलचिलाती धूप में जलेगा भट्ठा। ये कोई पूछे भट्ठा मजदूरों से कि उनकी क्या स्थिति है? जी तो इस तरीके से पर्यावरण के लिए जो सही काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है और सरकारें भी उसके प्रति जो की इच्छा शक्ति उनमें नहीं है। जी एक मैं छोटा सा करके तिवारी जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप भी जिक्र किए थे, हिसाब मिलना मुश्किल है, लेकिन कुछ हिसाब हुआ है जिसमें दिखाते हैं जो दुनिया भर का जो वार इंडस्ट्री है, सिर्फ युद्ध होने का टाइम नहीं, उसका तैयारी, उसको मैन्युफैक्चर, सिर्फ वार इंडस्ट्री, दुनिया का लगभग 1/3 एमिशन वार इंडस्ट्री से आते हैं। उसका मैन्युफैक्चर से शुरू करके, उसको प्रैक्टिस से शुरू करके, और वार कभी होगा तो बहुत सिंपल है। उसको जब तक आप नहीं रोकेंगे तो पूरा 1/3 एमिशन आपको चलता है, जो बेसिकली और ज्यादा एमिशन करने के लिए आपको डिस्ट्रक्शन कर रहा है। एक साधारण कम्युनिटी, दो किस्म का एक्शन कम्युनिटी के लिए, साधारण लोगों के लिए जरूरी है। एक है इसको सही समझ, जिसका बहुत सारे आज के दिन में तरीका है, लेकिन थोड़ा सा हमारे जैसे ग्रुप, विशेष जो पर्यावरणीय ग्रुप है, उनको थोड़ा सा इन डेप्थ में जाके समझ बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ये जो आज के दिन में इतने सारे क्लाइमेट एक्सट्रीम इवेंट हो रहा है, एक तो हीट का इंपैक्ट, वो सिर्फ हीट वेव नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, हीट वेव का जो मौसम विभाग का डेफिनेशन है वो फिक्स्ड है। खतरनाक कंडीशन क्रिएट होगा, लेकिन मैंने मरने का कंडीशन होगा, मौसम विभाग का क्राइटेरिया में कोस्टल एरिया में हीट वेव डिक्लेयर नहीं होगा, लेकिन लोग काम करते हुए मरे जाएंगे गर्मी का इंपैक्ट। तो एक तो समझ बढ़ाइए, सारे पर्यावरण ग्रुप और सारे ग्रुप को, यूनियंस को बोलेंगे समझ बढ़ाइए, है क्या चीज, क्या आप खतरा दिख रहा है। दूसरा, आप कम्युनिटी के स्तर पर कुछ काम कर सकते हैं जहां लोग बचेंगे, जहां कम्युनिटी का सेफ्टी फैक्टर बढ़ेगा, वो उस ढंग का चीजों में जाइए। तीसरा, जो बिना जिसको हम कर नहीं सकते इस प्रॉब्लम को, सीधा बात उठाइए, एजेंडा के ऊपर सवाल कीजिए, जो बेसिकली जो हाई कंजम्पशन, बहुत ज्यादा खपत जिस चीजों में हो रहा है उसमें हमें सवाल उठाना पड़ेगा। जैसे प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी द्वारा प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, एक छोटा प्राइवेट गाड़ी, वैगन आर इस ढंग का चीज, यदि हम एक मध्य वर्ग फैमिली साल भर में जितना इस्तेमाल करते हैं, उसके मतलब अब 50 पेड़ काट दिया है। किसने सुना है प्राइवेट कार हटाओ धरती बचाओ? किसी ने नहीं सुना होगा, लेकिन एक पेड़ लगाओ धरती बचाओ खूब सुना है। तो ये एजेंडा को हमें चैलेंज करना पड़ेगा। ये जो नैरेटिव बनाया गया, ये एक पेड़ लगाओ और धरती बचाओ, लेकिन प्राइवेट कार बांटते रहेगा। हवाई जहाज का जो भारत सरकार का पूरा फोकस, ट्रेन में आम लोगों का सफर का कम करके, उसको फैसिलिटी कम करके हवाई जहाज, तो इस ढंग का जो हाई कंजम्पशन, बहुत खपत वाला समाज बढ़ाने के तहत जो हम बढ़ रहा है जीडीपी का ख्वाब में, उसको हमें चैलेंज करना पड़ेगा। साथ साथ अपना लेवल पे क्या क्या इंपैक्ट हो रहा है, हीट का इंपैक्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बढ़ेगा, 6 से 7 गुना बढ़ेगा बाय इन द नेक्स्ट 30 इयर्स। एक्सट्रीम अर्बन फ्लडिंग, शहरी बाढ़ का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा है और बढ़ेगा। इसके ऊपर कम्युनिटी, अपना समुदाय बहुत कुछ कर सकते हैं, ड्रेनेज मैपिंग से शुरू करके, कहाँ वो वल्नरेबिलिटी हॉटस्पॉट मैपिंग से शुरू करके बहुत काम कर सकते हैं, जिसमें करोड़ों लोग इसको बच जाएंगे। और हीट इंपैक्ट्स और ये दोनों से
आज के दिन में किसको हिंदी में क्या बोलेंगे, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर रहा है, बाकी कितना भुगत रहा है वो तो करोड़ों में है। तो इसके ऊपर एक पहले समझ बनाना जरूरी है क्या चीज हमें दिक्कत कर रहा है, उसको जड़ कहाँ है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसी क्या है, गवर्नेंस आर्किटेक्चर क्या है, उसमें कहाँ खामियां हैं, उस खामियां के लिए हम क्या डिमांड करें और कैसे हमारा पॉलिटिकल डिमांड बने, क्योंकि ये करोड़ों लोगों का मुद्दा है। उनको सिर्फ छोटे मोटे मुद्दा नहीं है, एक तो उनका जान का और स्वास्थ्य का मुद्दा है, दूसरा उनका आजीविका का मुद्दा है। मछुआरे, कोस्टल मछुआरे ऑलरेडी 180-90 दिन उनका वर्किंग डे था, 5 साइक्लोन वार्निंग आ रहा है, 20 से 25 दिन उनको काम का छूट रहा है, कौन मुआवजा देगा? तो ये जो सारे मुद्दा इसको उठाना जरूरी है, बोथ अपना स्तर पे और गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स का स्तर पे, क्योंकि दोनों स्तर पे काम होगा तभी जाके इसको बड़ा असर पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। अंतिम टिप्पणी आपकी एकता जी, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हो सकते हैं? मतलब ये है कि कंजम्पशन लेवल जितना एक वेस्टर्न वर्ल्ड का है या वेस्टर्न सोसाइटीज का है, उस लेवल को अगर पाने की इच्छा पूरी दुनिया का हर नागरिक रखे, 7.5 अरब रखे, तो ये दुनिया का विनाश तय है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस क्या कुछ हो सकते हैं? इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है एक साधारण हमारे दर्शक के लिए? देखिए, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ने, मतलब ये पूरे जलवायु परिवर्तन की बात कर लें तो इसने सोशल जस्टिस के मुद्दे को और ज़्यादा कह लें कि सामने लाके खड़ा कर दिया है। स्थितियां भारत जैसे देश में जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे वैसे ही एक अलग तरह की संघर्षों को झेल रही थी। जलवायु परिवर्तन ने उन संघर्षों को और ग्रिम बना दिया, या कह लें उनके चैलेंजेस जो पहले से ही चैलेंजेस फेस कर रहे थे उनको और भी ज्यादा मुश्किलों में डाल दिया है, उनकी लड़ाइयों को, उनके जीवन को खतरे में डाला है। सौम्यदा भी कई रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे। कई रिपोर्ट्स पढ़ने में आती हैं जिसमें ये आंकड़ा दिया जा रहा है कि ग्लेशियर पिघलने से लगभग 90 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, जिसमें भारत और चीन और बांग्लादेश जैसे देश भी शामिल हैं और हमारी संख्या उसमें ज्यादा है। नौकरियां कितनी खत्म होंगी। लाइफस्टाइल की जब बात करते हैं तो हमारे देश में पर कैपिटा बिजली की खपत हमने तय ही नहीं की है कि एक आम व्यक्ति के लिए, एक आम घर के लिए हम कितने पर कैपिटा बिजली को फिक्स करेंगे और उसके बाद फिर बिजनेस या बाकी चीजों के लिए हम किस तरीके का रेट लगाएंगे, वो फिक्स नहीं है। जिस रेट पे अदानी को मिल रहा है उसी रेट पे कुम्हार को भी मिल रहा है बिजली का, और उसके छोटे से पॉटरी के बिजनेस को भी एक बड़ा बिजनेस मान लिया जा रहा है, उसी आधार पे उससे भी टैक्सेस लिए जा रहे हैं। तो ये जो गैर बराबरी है, हमें लगता है कि ये सबसे आगे देखना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए और कुछ एक लिमिट तय होनी चाहिए कि हमें कितनी बिजली चाहिए। हमें डेवलप होने के लिए, अपने देश के लिए या प्रदेश के लिए कुछ तो एक लिमिट तय करनी होगी, और वो लिमिट तय होने के बाद वो सोर्सेस कहाँ से आ रहे हैं, कितने रिन्यूएबल से आ रहे हैं, कितने बाकी अदर सोर्सेस से आ रहे हैं, उनकी भी लिमिट तय करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो ये पूरा जनरेशन है, चाहे हमारे पहले का जनरेशन हो और वो आज का है, वो सिविक सेंस जो है वो उसकी बहुत ज्यादा कमी पाई जा रही है। कहीं पे कचड़े का डब्बा है और कचरा फेंकने वाली बात है, या फिर हमारे व्यक्तिगत किसी भी स्टेप से हम कितना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बना रहे हैं, इनसे बहुत अनभिज्ञ है। तो स्कूल्स कॉलेजेस में ही एक जिम्मेदार नागरिक पर्यावरण को लेके कैसा होने चाहिए, हमारी डेली लाइफ कैसी होनी चाहिए, हमें लगता है वो सिर्फ करिकुलम नहीं होना चाहिए कि आप एग्जाम दे दीजिए और आपको कितने मार्क्स मिल जाते हैं। बजाय उसके वो जीवन के तरीके में कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा, और उसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। जो कोर्स, ना ही सिर्फ कोर्सेज में बल्कि उन प्रैक्टिसेस में उसको किसी तरीके से शामिल करें, तब आज से मे भी 50 साल बाद शायद कुछ गुंजाइश ऐसी दिखे जो नए बच्चे हैं वो नए सिविक सेंस के साथ आए और जलवायु के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपने तरीके से और एक समझदारी से एड्रेस करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपका एकता जी। 40-50 साल बाद कितने बचेंगे, कितने मरेंगे, पृथ्वी का क्या होगा, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने सवाल हुए उससे ज्यादा मुझे लगता है कि सवाल रह गए जिनका जवाब बहुत जरूरी है, जिनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, लेकिन छोटे से कार्यक्रम में इतनी ही बात संभव थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। सौम्या दत्ता जी, एकता जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, बहुत बहुत